जय हिंद। कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 40 तक। डेली डेली हम लोग 20 क्वेश्चन एवरी डे वी डिस्कस्ड एंड टुडे वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60। तो आज हम लोगों को 20 क्वेश्चन कवर करना है। ये बात हो रहा है शिफ्ट 2 का, जो कि 29 अगस्त को हुआ था। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो सब पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूजीसी नेट के नाम से। आप लोग चैनल में जा करके वो प्लेलिस्ट को खंगाल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, अभी तक कवर नहीं हुआ है। हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट 1 को पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और अब हम लोग चल रहे हैं शिफ्ट 2 का बात हम लोग कर रहे हैं। शिफ्ट 2 में हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक भी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टुडे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुमात्रा के बलापुत्र देव के अनुरोध पर निम्नलिखित में से किस राजा ने नालंदा मठ को 5 गांव दान में दिए थे। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी पढ़ेंगे एंड दोज स्टूडेंट हु आर इन इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश से पढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया गया है। और ये पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा इन टेलीग्राम। यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम वाया द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं लाइक या डिसलाइक करके। तो ये जो 41 नंबर क्वेश्चन है ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसने 5 गांव दान में दिया था। देवपाल, महीपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को जो मैंने कहा था कि अपने कॉपी में नंबरिंग करके रखने के लिए और उसके सामने खुद से ही करेक्ट और इनकरेक्ट करने के लिए कि कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। तो ये वाला का है ऑप्शन नंबर 1 देवपाल इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना कॉपी में ऑप्शन नंबर 1 चूज किए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो ध्यान देना है कि इसका आंसर देवपाल है। देवपाल 9th सेंचुरी में पाल वंश के एक उल्लेखनीय शासक थे। वह पाल साम्राज्य के विस्तार और समेकन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यही जो है बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा मठ को 5 गांव दान में दिया था देवपाल। ये वाला फेमस क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। पाल वंश एक इम्पोर्टेंट वंश है एंशियंट में, प्री मिडाइवल जिसको कि बोल सकते हैं या फिर पोस्ट एंशियंट बोल सकते हैं। महिपाल वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक है जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी में शासन करते हैं। वह गिरावट के दौर के बाद पाल साम्राज्य का पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं। धर्मपाल धर्मपाल जो कि विक्रमशिला बनाने के लिए जाने जाते हैं। और महेंद्रपाल वंश नहीं है बल्कि गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तो महेंद्रपाल तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही दे दिया है, बेफजूल का दिया हुआ है। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के ये शासक थे। तो ये जो पाल साम्राज्य है इससे तरह तरह से पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के द्वारा। और इसी शिफ्ट में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी सजाने के लिए पूछा है पाल वंश से, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था 41 नंबर क्वेश्चन। अब 42 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान यामीन अल दीन अबुल हसन को किस नाम से जाना जाता है। अबुल हसन को किस नाम से जाना जाता है। सिराजी, हसन निजामी, इसामी, अमीर खुसरो दिल्ली। तो ये वाला तो अबुल हसन है, अलदीन अबुल हसन। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको अमीर खुसरो को कहा जाता है अबुल हसन। तो ये आप पीजी में जब सूफी मूवमेंट कवर कर रहे थे तो वहां पे आप लोग इसको बहुत अच्छा से कवर किए होंगे सूफी मूवमेंट को। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में सूफी और भक्ति ऑलरेडी लिखा दिया है। तो आप लोग को ये वाला टॉपिक बहुत विशेष करके पढ़ना है। तो इसका 42 का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो अमीर खुसरो दिल्ली, जिन्हें यामिनी अल-दीन अबुल हसन के नाम से भी जाना जाता है, मध्ययुगीन भारत के एक प्रसिद्ध सूफी कवि, संगीतज्ञ और विद्वान थे। भारत का तोता, तूतिए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। उन्होंने फारसी हिंदी में कई गजल, कव्वाली और अन्य प्रकार की कविताएं लिखी। उनकी कृतियां खमसा ए खुसरो, अमीर खुसरो का बहुत सारा रचना है, उससे भी आप लोग को इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है पास्ट में। बहुत सारा रचना का 4 रचना दे दिया और उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा है, ऑलरेडी पूछा है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लोग हर ईयर को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। सिराजी एक अन्य मध्ययुगीन कवि थे, लेकिन अमीर खुसरो दिल्ली जितने प्रसिद्ध या प्रभावशाली नहीं थे। हसन निजामी ये दिल्ली सल्तनत का एक इतिहासकार है। इसामी ये भी एक इतिहासकार है जो फतवा उस सलातीन लिखा था।
उनके योगदान मुख्य रूप से ऐतिहासिक दस्तावेज के क्षेत्र में था। तो जब हम लोग दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में इन लोग का जो है ये प्राइमरी सोर्स है, ये वाला। हिस्ट्री हमेशा प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये वाला प्राइमरी सोर्स ही है। जैसे कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो कि उस तत्कालीन समय में जो लेखक होता है वो उस घटना को लिखता है। जैसे कि अभी हम लोग जो कंटेंट से पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये टेक्स्ट बुक से लिया हुआ सोर्स है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ कुछ फॉल्ट भी हो। जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है वहां मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि कल एक गलत हम लोग को मिला था टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में गलत भी मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए प्राइमरी सोर्स है। हिस्ट्री जब भी पढ़ा जाता है तो प्राइमरी सोर्स के बेस पे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है हिस्टोरियन जो है उस दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरियन रहे हैं। और अमीर खुसरो जो है ये एक प्रसिद्ध कवि और संगीतकार, कव्वाली, अन्य प्रकार की कविताएं भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। तो अमीर खुसरो को डिटेल से आप लोग को पढ़ना है, जहां से भी आप लोग को सोर्स मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, 1853 में जब भारत में रेलवे बिछाने का काम शुरू हुआ था, तो निम्नलिखित में से किसने इसे आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा था? ट्रूली द फॉरनियर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो आरपी दत्त, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, वी आई लेनिन। तो ये आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जो है वो कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, इनके बारे में तो बहुत ही डिटेल्ड में मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, जो कि आप लोग को साम्यवादी के नाम से मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा। आप लोग सर्च कर सकते हैं कार्ल मार्क्स बाय बारात, तो वहां पे आप लोग को मिल जाएगा कार्ल मार्क्स के बारे में। तो वहां पे आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि आधा दुनिया इसको भगवान मानता था और आधा दुनिया इसको शैतान मानता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, राजनीति सिद्धांतकार, पत्रकार और समाजवादी क्रांतिकारी थे। ये एक बहुत फेमस बंदा है जर्मनी का, जर्मन दार्शनिक का ये बहुत फेमस, जिसने कि कहा था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के का रचना भी जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ये वाला भी क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। मार्क्स ने 1850 के दशक में भारत में रेलवे के विकास पर टिप्पणी की। उन्हें आधुनिक उद्योग की और एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पहचानते हुए उन्होंने रेलवे की शुरुआत को भारत में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत दूत माना, जो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और उसी से रिलेटेड आरपी दत्त, देखिए आरपी दत्त क्या है। आरपी दत्त ये भी एक अर्थशास्त्री है, मार्क्सवादी सिद्धांत और ग्रेट ब्रिटेन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी, जिसने कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का थियरी दिया था इंडिया में। बी आई लेनिन, जो कि रूसी क्रांति के जनक रहते हैं, बी आई लेनिन 1917 से 24 तक सोवियत रूस के सरकार के प्रमुख, और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और 1917 में रूसी क्रांति होता है, उसके ये जनक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कालक्रम के अनुसार क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया गया है। और ये क्या है, ये यूनानी शासक के बारे में कालक्रम सजाना है। मेनांडर, हर्मियस, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, डायोडोटस। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डायोडोटस। तो ई नंबर सबसे पहले आएगा, और 3 में ई दिख रहा है हम लोग को। ई के बाद आएगा यूथिडेमस, आएगा ई के बाद, मतलब कि सी, ई के बाद सी। तो ई के बाद सी भी दो जगह आ रहा है। उसके बाद डेमेट्रियस आएगा, डेमेट्रियस तो फेमस है, तो ई सी डी आ जाएगा। और उसके बाद ए बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हर्मियस सबसे लास्ट में, और उससे पहले मिनांडर। मिनांडर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे एंशियंट इंडिया में, मिनांडर के बारे में, जो कि इंडिया भी आते हैं। डायोडोटस, थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। वह ग्रीको बैक्टीरिया साम्राज्य के संस्थापक थे, डायोडोटस। तो इसीलिए ई सबसे पहले आ जाता है। 256 ईसा पूर्व में सेल्यूकस साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यूथिडेमस, जो कि 230 बीसी में डायोडोटस फर्स्ट के पुत्र डायोडोटस द्वितीय के उत्तराधिकारी बना। और डेमेट्रियस, जो कि 200 बीसी, वह भारत में अपना आक्रमणों के लिए जाने जाते हैं, जिससे ग्रीको बैक्टीरिया क्षेत्र का विस्तार हुआ। और मेनांडर, ये तो फेमस है, 165 से 130 बीसी, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा में से एक है, जो अपने समृद्धि शासनकाल
और बौद्ध धर्म में परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, जिनको नागसेन के द्वारा किया गया था। मिलिंद पन्नो जो कि लिखा गया है इन्हीं के ऊपर। हर्मियस ये 90 से 70 बीसी शासन करता है। वह अंतिम इंडो ग्रीक राजाओं में से एक थे जो काबुल घाटी और पंजाब क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर शासन करता है। तो इस प्रकार इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पहले आएगा ई डायोडोटस, उसके बाद सी यूथिडेमस, उसके बाद डी डेमेट्रियस, उसके बाद ए मेनांडर, उसके बाद बी हर्मियस, सबसे लास्ट में हर्मियस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 में मिलान करने के लिए दिया गया मैच द फॉलोइंग। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण और सूची 2 में उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखाया है जो कि आपके पेज में मेंशन होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने पेज में मेंशन कर रहे होंगे जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं। तो ये देखिए 1857 से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा है विजय का अधिकार, ह्रास का सिद्धांत, शासित के हित और शाही उपाधियों का उन्मूलन। तो विजय का अधिकार ये सिक्किम से ही रिलेटेड है, तो ए का 1 ही होगा। ए का 1 सिर्फ इसमें मैच कर रहा है, तो सीधा सीधी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाता है। मतलब कि 1 2 3 4 सब कुछ मिलान करे ऑलरेडी मैच्ड ही है ऑलरेडी। ह्रास का सिद्धांत उदयपुर से रिलेटेड है, शासित का हित अवध से रिलेटेड है, शाही उपाधियों का उन्मूलन ये तंजौर से रिलेटेड है। इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश से क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। विजय का अधिकार सिक्किम, अंग्रेजों ने सैन्य अभियान के माध्यम से जीते गए क्षेत्रों को अपने अधीन करने के लिए विजय का अधिकार का प्रयोग किया था। ह्रास का सिद्धांत जो कि उदयपुर से रिलेटेड है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था ह्रास का सिद्धांत। शासित के हित अवध, अवध से रिलेटेड है ये। अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन करने का औचित्य यह कहकर दिया था कि शासित के हित के लिए था। स्थानीय शासकों द्वारा कुशासन का हवाला देते हुए यह पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अंग्रेजी अधिग्रहण के लिए सामान्य बहाना था, जिसमें कि ये बोला गया था कि आ, आ, असली उत्तराधिकारी होना चाहिए। ये कुशासन के अधिकार पे हड़प लिया गया था अवध को। ठीक है, और नेक्स्ट है शाही उपाधियों का उन्मूलन, जो कि तंजौर से संबंधित है। शाही उपाधियों को समाप्त कर दिया ताकि उनके अधिकार को कमजोर किया जा सके और क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश भारत में एकीकृत किया जा सके। तो ये सब काम किसके द्वारा किया जा रहा था, ये किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, और 1857 के क्रांति से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर सके। महाराष्ट्र क्षेत्र में वारकरी आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा नहीं है, पूछ रहा है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मेंशन किया होगा, भक्ति और सूफी मोमेंट। और भक्ति में भी स्पेशली ये वाला जो है वारकरी और धड़कड़ी संप्रदाय, इससे बहुत बार पास्ट में क्वेश्चन यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। विज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव। तो बताना है कि बरकरी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो ये विज्ञानेश्वर ही है जो कि बरकरी से संबंधित नहीं था। बाकी एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव ये सब जो है संबंधित है बरकरी संप्रदाय से। तो विज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में बरकरी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। बरकरी आंदोलन भक्ति आंदोलन के भीतर एक आध्यात्मिक परंपरा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में था। विज्ञानेश्वर इस आंदोलन में एक ज्ञात व्यक्ति नहीं है। एकनाथ के बारे में आप लोग देखिए कि 1533 से 1599 एक प्रमुख मराठी संत, विद्वान और कवि थे। इसमें क्या करता है इसमें आप लोग को संत का नाम दे दिया जाता है और उसको कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, ये सब का नाम आप लोग को दे देगा और बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाओ इसको। तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज का आप लोग को ध्यान देना है। तो ईयर आप लोग को याद रहना चाहिए। एकनाथ का 1533 है, जो कि वरकरी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे जो विठोबा की पूजा के लिए समर्पित एक सरल और भक्तिपूर्ण जीवन की वकालत करते थे। नामदेव, नामदेव का टाइम पीरियड है 1270 से 1350। विशेष रूप से महाराष्ट्र के वरकरी परंपरा के भीतर थे ये, जिससे जनता में भक्ति को बढ़ावा मिला। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर का टाइम पीरियड है 1275 से 1296।
तो ये वाला सब टाइम पीरियड आप लोग को याद रखना है कि कौन सा किसके बाद कौन से संत आए थे, ठीक है, ताकि आप लोग को जब क्रोनोलॉजी में ऑर्डर सजाने के लिए पूछा जाए तो वहां पे ज्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है मुगल का कालक्रम सजाने के लिए दिया गया है। रफीउद्दौला, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और फर्रुखसियार। तो ये क्वेश्चन है बहुत हल्का, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो कि मैंने गलत किया था एग्जाम में अपना। मैंने जब एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, और रूम आके मैं बहुत अफसोस कर रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, ठीक है। तो हल्का हल्का क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, किसी से भी गलत हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा धैर्य से डील करना है। बेसिकली सबको तो औरंगजेब तक तो सबको पता ही रहता है, उसके बाद का टाइम पीरियड का जो मुगल काल है उसके बाद वाला सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा जहांदार। जहांदार शाह सबसे पहले, इसका मतलब बी आएगा सबसे पहले। तो बी एक यहाँ मैच कर रहा है, एक यहाँ मैच कर रहा है। जहांदार शाह के बाद कौन आ जाएगा? जहांदार शाह के बाद आ जाएगा फर्रुखसियार आ जाएगा जहांदार शाह के बाद। तो बी के बाद ई आ जाएगा। ई देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ई। उसके बाद रफीउद्दौला आ जाएगा, उसके बाद मोहम्मद शाह आ जाएगा, उसके बाद डी नंबर आ जाएगा, अहमद शाह आ जाएगा। तो ये सबका टाइम ड्यूरेशन भी याद होना चाहिए सबका। यहाँ रफीउद्दौला दिया हो गया है, अगर रफीउद्दर्जात आ जाता तो उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि एक रूलर वो भी था। तो सबसे पहले जहांदार शाह, जो कि 1712 से 1713 समय पीरियड रहता है, और फर्रुखसियार 1713 से लेके 1719, और इसने ही 1717 में जो है ब्रिटिश को राइट दिया था 1717 में, फर्रुखसियार ने। रफीउद्दौला जिसका शासनकाल 1719, इनका टाइम पीरियड तुरंत खत्म हो जाता है इसका समय काल। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748, जिसको कि मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, और नादिर शाह का आक्रमण इसी के समय पीरियड में हुआ था 1739 में, जिसने कि तख्ते ताऊस को लेके चला गया था, मयूर सिंहासन को। अहमद शाह का है 1748 से लेके 1754 तक का समय पीरियड रहता है अहमद शाह का, ठीक है। तो ये जो भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आप लोग क्या कीजिए कि एक कॉपी में, जहां भी आप लोग अपना इंपॉर्टेंट कॉपी नोट्स बना रहे हैं, वहां पे हर एक ईयर का जो जो शिफ्ट में जो जो क्रोनोलॉजी पूछा है, आप लोग हर एक क्रोनोलॉजी को लिखते जाइए और उसके सामने ईयर को मेंशन करते जाइए। इससे होगा क्या कि जब आप लोग का एग्जाम का 5 दिन या फिर 3 दिन बचा हुआ रहेगा, तो तभी आप लोग को बहुत काम आएगा ये सारा कुछ। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इस बार जो ये सब जो दिया है अगले बार भी यही सब देगा। हो सकता है कि यहाँ से कुछ अलग पैटर्न में आप लोग से क्वेश्चन पूछ ले। तो तभी आप लोग का वो जो कॉपी रहेगा जिसमें आप लोगों ने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ऑलरेडी सजा करके रखा है, वहां पर आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा वो सब रिकैप करने में। जैसा मैंने किया था मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी हर का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, आप लोग अपना चॉइस कर सकते हैं कि आप लोग को क्या करना है। अधिक से अधिक फोकस करना है टेस्ट मारने में, मतलब पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने में, मॉक में अधिक से अधिक इसमें समय देना है। और समय किस में देना है? और ज्यादा से ज्यादा समय देना है रिकैप करने में, कि आप लोगों ने क्या पढ़ा। जैसे कि कल हम लोगों ने 20 से 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल कवर किया। तो आप लोग को एक बार वीडियो को पॉज कर करके ये याद करने की कोशिश करना है कि 20 से 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो अगर वो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ यही, आपके पास सिर्फ एक पेन होगा और हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, हाथ में तो नहीं होगा, सीबीटी मोड में होता है तो कंप्यूटर पे होगा। तो बस आपके पास पेन होगा और आपके पास दिमाग होगा, और आपको रिकैप कितना आप कर पा रहे हैं वही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि पढ़ के सब कोई जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में रिकैप सब कोई नहीं कर पाता है। अगर आप रिकैप में, अपना रिकॉल में अगर आप लोग हर दिन आधा घंटा दे रहे हैं, 15-20 मिनट हर दिन दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में वो चीज आपको दिखेगा, ठीक है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहांदार शाह के बारे में देख लिए, फर्रुखसियार के बारे में देख लिए, रफीउद्दौला संक्षिप्त शासनकाल था इसका, और महमूद शाह लंबा शासनकाल। अक्सर राजनीतिक पतन के बावजूद सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए किया जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग ये पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन। अभी जितना जरूरी हो रहा है उतना मैं आप लोग के लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ।
और बाकी सब आप लोग को पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पीवाईक्यू सीरीज पसंद आ रहा होगा, जो कि हम लोग डेली डेली 20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और किसी किसी दिन 20 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग को लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक कर देना है। और अगर पसंद आ रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो दूसरा को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। और लग रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने का, आप अपने तक रखिए। आप बस डिसलाइक करके आप निकल जाइए। बस ये बता देना है कि इसमें क्या कमी रह रहा है, ताकि और इम्प्रूवमेंट इसको किया जा सके। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 19वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी, एक हिंदू महिला अकेले कहीं भी जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे भीड़ भाड़ वाले समूहों पर भी, और उसे बेकार आलसी लोगों को अशिष्ट नजरों और चुटकुलों से डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं द्वारा पूरी तरह से बसा हुआ घर एक अभयारण्य है, जिसका उल्लंघन करने के सबसे शर्मनाक व्यभिचार भी सपना में नहीं देखेगा। तो ये वाला बात किसके द्वारा किया गया है, ये आप लोग को बताना है। इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ेंगे अपना। ऑप्शन नंबर ए, एबे जे ए डोबडस, जॉन मेलकम, हेनरी रॉबरक्लॉ, जेम्स आउटक्रम। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। तो आप लोग इंटेलेक्चुअल गैस करके आप लोग मार सकते हैं, चूंकि नेगेटिव नंबर तो रहता नहीं है यूजीसी नेट में। तो आप लोग का ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है डोबेइयस, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना अगर गलत हो रहा है तो। इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर स्टूडेंट को ही ये क्वेश्चन सब का आंसर पता होता होगा। बाकी सब कोई जो है इस तरह का क्वेश्चन को तुक्का ही मारते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन से डरना नहीं है, डरना है ये वाला क्वेश्चन से, मुगल वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन से। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो फिर चिंता का बात है, जैसे कि मेरे लिए हो गया था। लेकिन फिर भी मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ था ये वाला शिफ्ट में, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन के लिए डरने का जरूरत है अगर गलत हो जा रहा है तो। ये सब क्वेश्चन के लिए डरने की जरूरत नहीं है अगर गलत हो रहा है तो। ये देखिए थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेबोइस के बारे में। 19th सेंचुरी के शुरुआत में भारत के व्यापक यात्रा की थी। वे भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टिप्पणी उस समय भारत में सार्वजनिक स्थानों पर हिंदू महिलाओं को मिलने वाली सुरक्षा और सम्मान पर प्रकाश डालती है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है ना, इस तरह का स्टेटमेंट मेनली जो है विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री लोग आते हैं, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कांटी, डोमिंगो पायस, तो वो सब से रिलेटेड इस तरह का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि स्टेटमेंट दे देगा और वो पूछेगा कि ये वाला स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था। तो अधिकतर उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पास्ट में आप लोग देखेंगे, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग वो चीज देखते रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है ये क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स ही रहता है यूजीसी नेट में। और यूजीसी नेट आप लोग से डिमांड भी नहीं करता है कि 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग को सही करना है। आप लोग 60% अगर क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो आप लोग का नेट लगभग लगभग हो जाएगा। और अगर आप लोग 65 या 68% के आसपास अगर सही कर दे रहे हैं तो फिर आप लोग का जेआरएफ का चांस बन जाता है 70, समझ लीजिए कि 70% के आसपास जेआरएफ का चांस तब बन जाएगा, ठीक है। तो 60% का टारगेट नहीं, 70% का आप लोग को टारगेट लेकर के चलना है कि 70% आना चाहिए, तब जेआरएफ, हर कैटेगरी में जेआरएफ आप लोग का लगभग लगभग क्लियर होते हुए दिखेगा। हालांकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। जिस ईयर मैंने एग्जाम दिया था, मतलब कि जून 2024 जो कि अगस्त में हुआ था, उस समय पीरियड में चूंकि क्वेश्चन बहुत टफ टफ पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जून 2024 का ही है जो कि अगस्त में हुआ था, जो कि मेरा शिफ्ट रहता है। मेरा शिफ्ट मतलब कि मेरा शिफ्ट यही रहता है अगस्त 29 का शिफ्ट 2। तो इसीलिए इस शिफ्ट में जो है कटअप थोड़ा सा लो गया था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल भी डिसाइड करता है कि कटअप कितना जाने वाला है, जो कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू मारेंगे तो अपने आप एनालाइज आप लोग कर सकते हैं खुद से ही। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। दिल्ली सल्तनत के तहत मंगोल आक्रमण से उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किनकी सैन्य चौकियों के रूप में काम किया गया था। तो बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा में कौन कौन सा चौकी था। दीपालपुर था क्या, देवल, लाहौर,
कसूर और मुल्तान। तो इसमें तो देवल को सबसे पहले काट देना है क्योंकि ये गुजरात वाले एरिया से कनेक्टेड है। बी को काटिए। लाहौर एक है, सी होगा, सी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है। मुल्तान भी होगा, ई यहाँ पे आ रहा है और ई यहाँ पर भी आ रहा है। और दीपालपुर भी होगा, मतलब कि ACE क्वेश्चन नंबर 3 अति ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जा रहा है। दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान जो है ये उत्तर पश्चिम में एक सैन्य चौकी था दिल्ली सल्तनत के समय पीरियड में। यह रणनीतिक रूप से उत्तर पश्चिम में आक्रमणों, विशेष रूप से मंगोलों से मुकाबला करने के लिए स्थित था। आप लोग को बताना है कि मंगोल आक्रमण जो है दिल्ली सल्तनत में कब होता है। हाँ, होता है बहुत सारा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मंगोल आक्रमण होता है लाहौर। लाहौर भी एक सैन्य चौकी था उस समय पीरियड में उत्तर पश्चिम में। और मुल्तान, ये तीनों जो है उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर पश्चिम वाला एरिया में दिल्ली सल्तनत के लिए सैन्य चौकी का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय का वर्णन मध्यम कद का, गोरा रंग का और अच्छे स्वरूप का, पतला होने की बजाय मोटा, उसके चेहरे पर चेचक के निशान है के रूप में किया था? देखिए, मैं इस तरह का स्टेटमेंट का ही बात कर रहा था कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन यूजीसी नेट। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन यूजीसी नेट पहले तो इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछता था, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता था इस तरह का स्टेटमेंट वाइज। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डोमिंगो पेस या फिर निकोलो कांटी के द्वारा ये किया गया है, कहा गया है। तो ये वाला कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पेस, तो इनके द्वारा जो है ये वाला स्टेटमेंट कहा गया है कृष्णदेव राय से रिलेटेड। तो आप लोग, मैं ऑलरेडी आप लोग को ये वाला जो टॉपिक है, आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक में ऑलरेडी लिखा चुका हूँ कि विजयनगर साम्राज्य का यात्री लोग जो है कौन किसके दरबार में आता है और किसका समय पीरियड क्या होता है और वो कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कौन देश से रिलेटेड, कहाँ से वो आए थे। तो ये तीनों जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आप लोग को ये पूरा का पूरा कवर करके रखना है क्योंकि इससे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी सजा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डोमिंगो पेस देखिए, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे जिसने कि 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन, संस्कृति और स्वयं राजा का विस्तृत विवरण प्रदान किया। पेस ने कृष्णदेव राय का वर्णन मध्यम ऊंचाई के, गोरे और चेचक के निशान के रूप में किया था। अब्दुल रज्जाक देखिए, ये 15th सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उन्होंने विजयनगर शहर, इसकी वास्तुकला और इसके लोगों की सामान्य जीवन शैली के बारे में विवरण प्रदान किया। तो ये वाला स्टेटमेंट देकर के भी क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी यूजीसी। और बारबोसा के बारे में देखिए, एक पुर्तगाली लेखक थे, खोजकर्ता थे, जो कि 16वीं सदी में शुरुआत में मालाबार तट और विजयनगर के बारे में लिखा था। उनके विवरण उन क्षेत्र के व्यापार और सामाजिक रीति रिवाज पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्होंने उनका दौरा किया था। और निकोलो कांटी इतालवी व्यापारी थे, 15th सेंचुरी में आए थे और इनके रीति रिवाज और परंपराओं का विवरण प्रदान करता है। तो कौन सा यात्री किसके बारे में बता रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, वहां से क्वेश्चन बनता है और ऑलरेडी बना है बहुत सारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोल रहा है कि शेरशाह को अपने पिता हसन खान के जीवन काल में किस परगने का शासन सौंपा गया था? एक ये शेरशाह से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है। तो ये उसमें बताना है कि उसका पिता जो है वो कहाँ से रिलेटेड थे। चंदौली, खवासपुर, पस्सी, सासाराम, सतियारी। तो ये कहाँ से रिलेटेड था? सासाराम तो एक होगा, ये तो कंफर्म है। तो डी जहां जहां है, डी सब में है, तो इससे हम लोग का काम नहीं बनेगा डी से। और एक है खवासपुर, बी। तो बी डी जहां पे है वो आंसर है, बी डी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का। शेरशाह, जिसे मूल रूप फरीद खान के नाम से जाना जाता है, और ये 5 साल सिर्फ दिल्ली का शासन संभालता है और पूरा का पूरा बहुत सारा इनके द्वारा किया जाता है, सिस्टम चेंज किया जाता है, जो कि आप लोग शेरशाह के बारे में डिटेल से पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। ठीक है, इस जिम्मेदार ने शेरशाह को शासन और प्रशासन में मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने की अनुमति दी, जिसने बाद में दिल्ली के सुल्तानों के रूप में उनके सफल शासनकाल में योगदान दिया। आप लोग को कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना है कि शेरशाह ने हुमायूं के साथ 2 वॉर लड़ा था
वो दोनों का नाम क्या है और वो किस ईयर लड़ा गया था? शेरशाह ने हुमायूं के साथ जो लड़ा था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। ये आप लोग को पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। हिंदी वाले हिंदी से पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, न्याय पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्याय पार्टी का गठन 1916 में एक गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र के साथ हुआ था। इसने कांग्रेस के विरोध एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाले संगठन के रूप में किया। 1919 में के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मद्रास विधान परिषद में गैर ब्राह्मणों के लिए 50 आरक्षित सीट आवंटित की गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है, 1919 में ऐसा नहीं किया गया था। तो मतलब कि सी नंबर को आप लोग काट सकते हैं। सी कटेगा, सी कटेगा और सी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का आंसर आ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हालांकि है थोड़ा डीप जा करके, लेकिन आपको यदि इसके बारे में पता है कि ये वाला नहीं होगा तो फिर आराम से आंसर आप लोग का निकल जा रहा है। बाकी 1920 एक मंत्रिमंडल का गठन न्याय पार्टी के करियर के उच्च बिंदु था, ये सही है। 1926 में स्वराजवादियों के हाथों चुनाव हार के बाद गैर ब्राह्मणों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए, बी, डी और ई स्टेटमेंट सही है और सी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। तो न्याय पार्टी के बारे में थोड़ा सा आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है कि 1916 में गठन किया गया था, इसका स्थापना 1916 में हुआ था। कांग्रेस के विरोध, पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था। 1920 में उच्च बिंदु तक ये पहुंच गया था, मतलब पीक पे अपना पहुंच गया था। 1926 में चुनाव हार गया था और उल्लेखनीय गिरावट चिन्हित किया गया था 1926 में। और 1919 में जो ये बात किया गया थी 50% दिया गया है। हालांकि सुधारों ने विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षित सीट आवंटित की, लेकिन मद्रास विधान परिषद में गैर ब्राह्मणों के लिए 50 आरक्षित सीट की विशिष्ट आंकड़ा सटीक नहीं है। हालांकि सुधारों ने गैर ब्राह्मण समुदाय को कुछ स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। तो ये 50% जो आरक्षण का बात किया गया है, ये 1919 में पूरा रूप से नहीं किया गया था। तो स्वराजवादी, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि 1926 में चुनाव में स्वराजवादियों ने न्याय पार्टी को हराया, जिससे मद्रास प्रेसिडेंसी के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया था। तो ये न्याय पार्टी से आप लोग का क्वेश्चन बना है 52 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग का पंचशील के बारे में बताना है। पंचशील जो कि इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के आपसी सम्मान करेगा। हाँ, ये कहा गया था। आक्रमण ना करना, ये भी कहा गया था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ये भी कहा गया था। समानता और आपसी लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के ही लग रहा है कि ये सारा का सारा स्टेटमेंट जो है सही है। पंचशील के बारे में सब कुछ कहा गया था। तो मतलब कि ए बी सी डी ई, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो पंचशील के बारे में आप लोग के लिए थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर किया गया था। इसमें अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, आक्रमण एक दूसरे के ऊपर ना कम करना, हस्तक्षेप ना करना, समानता और पारस्परिक का लाभ और शांतिपूर्व सह अस्तित्व के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 53 है, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रांके के बारे में सही नहीं है? देखिए फिर से एक क्वेश्चन रांके से रिलेटेड आ गया है। शिफ्ट 1 में भी रांके से रिलेटेड क्वेश्चन था और मैंने वहां पर ही आपको बताया था कि रांके बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 10 में। रांके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यूनिट 10 में, जो कि आप लोग को ध्यान देना है। एक है रांके, जहां तक मुझको रिकॉल हो पा रहा है मैं आप लोग को लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रांके, कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड, मार्क ब्लॉच, स्पेंगलर, स्पेंगलर, बेंथम, जेरेमी बेंथम, हालांकि ये मॉडर्न इंडिया से भी कनेक्ट है। और फिर गिब्बन, गिब्बन, और फिर इसी तरह करके बहुत सारा यूनिट 10 में पर्सनैलिटी है, जो हिस्टोरियन है, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब को तो अभी जितना रिकॉल हो पा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना इतना को तो आप लोग को कवर करके ही चलना है, ये सब को तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
और बाकी जब जब रिकॉल होते जाएगा मैं आप लोग को और बताते चलूंगा कि कौन कौन सा आप लोग को और एडिशनल में कवर करके रखना है यूनिट 10 के लिए। तो रांके के बारे में सही नहीं है। रांके ने थ्यूसाइड्स, लूथर, फिचते और निबूहर को अपने 4 स्वीकृत गुरुओं के रूप में गिना। तो ये वाला सही है। और ये जो यूनिट 10 है ये आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपका समय भी बचेगा। जैसे कि ये देखिए रांके के बारे में दिया है, तो आप एक टॉपिक अपना कॉपी में एक टॉपिक बना करके रखिए रांके, और रांके से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू में जो जो आप लोग को दिख रहा है वहां पे अपना ऐड करते चलिए कि रांके के बारे में ये पढ़े, रांके के बारे में ये पढ़े। उससे क्या होगा कि आप लोग का एक रांके का शॉर्ट्स नोट रेडी हो जाएगा। जो भी है शिफ्ट 1 में भी रांके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और इन लोग का बुक भी है, कौन कौन सा बुक लिखा गया था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपना शॉर्ट्स नोट रेडी करते हुए आप लोग को चलना है। वह इतिहास को कला के रूप में देखने वाले रोमांटिक विचार के प्रबल समर्थक थे। तो ये वाला इसका स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, मतलब ये रांके के बारे में नहीं कहा, गलत है। वह पुनर्जागरण के इतिहासकारों द्वारा अपनाए गए इतिहास के भाषणात्मक दृष्टिकोण को आलोचक थे। ये रांके के बारे में सही है। रांके के इतिहास राष्ट्रीय राज्य से संबंधित है, तो ये भी रांके के बारे में सही है। शिफ्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग रांके के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि रांके का इतिहास लेखन क्या था। तो जो भी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नहीं कवर किए हैं उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आप लोग वहां से जा करके पूरा कवर कर सकते हैं। 1 to 100 हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रांके ने थ्यूसाइड्स, लूथर, फिस्ते और निबूहर को अपने 4 स्वीकृत गुरुओं के रूप में गिना। रांके ने इतिहास लेखन और व्यापक बौद्धिक परिदृश्य में उनके योगदान के लिए इन हस्तियों को प्रशंसा की। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग को पीडीएफ से पढ़ लेना है। यू मस्ट हैव टू रीड दिस इन पीडीएफ। आप लोग को ये पीडीएफ में छोड़ना नहीं है ये सब टॉपिक, क्योंकि ये सब टॉपिक बुक में अगर पढ़ने जाएंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और एक जगह आप लोग को इकट्ठा मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए आप लोग को ये सब जो टॉपिक है, स्पेशल स्पेशल टॉपिक टॉपिक जो मैं आप लोग को हर बार मेंशन कर दे रहा हूँ, वो आप लोग को पीडीएफ में जा करके पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, आरजी कॉलिंगवुड के इतिहास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आरजी कॉलिंगवुड, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। शिफ्ट 1 में भी हम लोग देख चुके हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया है आरजी कॉलिंगवुड से, और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है शायद। इस शिफ्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं क्या? नहीं, पिछला शिफ्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं आरजी कॉलिंगवुड के बारे में। सभी इतिहास घटनाओं की प्रक्रिया का इतिहास है। तो ये जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ स्टेटमेंट है कॉलिंगवुड से रिलेटेड। तो ए नंबर जो है आप लोग को कट करना है, ए नंबर कट करना है। ठीक है, इतिहास व्यक्तियों के उद्देश्यपूर्ण कार्यों से संबंधित है, ये सही है। इतिहास की विधि एक जासूस की विधि है, ये भी सही है। इतिहास लेखन इतिहासकार के मन में पिछले अभिनेताओं के विचारों के पुनः अभिनय के माध्यम से होता है। उनके इतिहास के दर्शन को कट्टरपंथी ऐतिहासिकता के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो है सारा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ए गलत है। मतलब कि बी सी डी ई इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक टॉपिक लिखना है जिसमें कि रांके होगा और रांके से रिलेटेड सारा कुछ आप लोग मेंशन करेंगे। कॉलिंगवुड होगा, कॉलिंगवुड से रिलेटेड सारा चीज मेंशन करेंगे। और जैसे जैसे ही जो जो हिस्टोरियन का और भी जिक्र होते जाएगा, जैसे ये देखिए कॉलिंगवुड के बारे में इतना कुछ लिखा गया है, तो आप लोग पॉइंट वाइज अपना शॉर्ट्स नोट रेडी करेंगे कॉलिंगवुड से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब टॉपिक रिपीटेड है, क्वेश्चन भले ना रिपीटेड हो लेकिन ये टॉपिक रिपीटेड है, लगातार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये सब आप लोग को पीडीएफ से कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा अगर कवर होगा तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संगम युग के लिए सत्य है। व्यापारिक गतिविधि के कारण कुछ शहरी इलाके उभरे, तो ये तो सही है। तमिल ब्राह्मी शिलालेख तमिलकम में ग्रामीण जीवन के पहलुओं पर संक्षिप्त झलकियां प्रदान करते हैं, ये भी सही है। शासक अपने भरण पोषण के लिए श्रद्धांजलि और लूट पर निर्भर थे, ये भी सही है। शासकों का कृषि मैदानों पर पूर्ण नियंत्रण था, तो ये वाला पढ़ने पे ही ये गड़बड़ लग रहा है स्टेटमेंट की पूर्ण नियंत्रण 100% का बात किया जा रहा है। तो 100% नियंत्रण जो है वो काफी मुश्किल है, तो इसीलिए डी नंबर स्टेटमेंट को आप लोग को इनकरेक्ट करना है, डी डी डी।
तो ये आप लोग का सीधे आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही है। इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगा करके पढ़ने का जरूरत है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है, बस आप लोग को एलिमिनेशन करना है कि कौन कौन सा हम लोग छांट सकते हैं, ठीक है। और लास्ट दिया है कि संगम युग आदिवासी प्रमुखों का युग था, तो ये तो नो डाउट सही है इसका। व्यापारिक गतिविधियों ने कुछ शहरी इलाकों के उद्भव का नेतृत्व किया। तमिल ब्राह्मी शिलालेख तमिलकम में ग्रामीण जीवन के पहलुओं पर संक्षिप्त में वर्णन दिया गया है। शासक अपने भरण पोषण के लिए श्रद्धांजलि और लूट पर निर्भर थे और संगम युग के आदिवासी प्रमुख थे। तो ये चारों सही है, लेकिन ये जो पूर्ण नियंत्रण का बात किया गया, ये पूर्ण नियंत्रण गलत है। ये अस्थायी रूप से भी किया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पाल शासकों को उनके राज्याभिषेक के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर, शासक का क्रोनोलॉजी ऑर्डर हर ईयर किसी न किसी से पूछता है। जैसे इस ईयर अभी तक हम लोग 3 देख चुके हैं। एक तो यवन के बारे में पूछ चुका है, एक मुगल के बारे में पूछ चुका है, और एक देखिए ये पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा है। और भी अलग अलग समय पीरियड में, मतलब पास्ट में पल्लव से पूछा है और गुज्जर प्रतिहार से पूछा है। तो वो सब हर एरिया से जो है डायनेस्टी से क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये सब टॉपिक को ध्यान से कवर करना है। डिटेल अगर नहीं भी पता है तो कौन कौन सा रूलर किसके बाद आया इतना जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन इसमें आया हुआ है। तो सबसे पहले कौन आया हुआ? द मदनपाल, रामपाल, महिपाल, देवपाल, धर्मपाल। तो सबसे पहले धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद है महिपाल, उसके बाद है रामपाल, उसके बाद है मदनपाल। मतलब ये इस तरह करके इसका करेक्ट आंसर है। EDCBA, ई डी ईडी यहाँ पे है, EDCBA, ये ऑप्शन नंबर 2 है आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आप लोग को टाइम ड्यूरेशन के साथ याद रखना है। धर्मपाल का 770 से 810, देवपाल का 810, महिपाल का 998, रामपाल का 1077, मदनपाल का 1144। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन रहा है। आप लोग को ये वाला क्रोनोलॉजी अपना पेज में मेंशन कर करके हर कालक्रम को पेज में मेंशन कर करके रखना है। जितना भी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है शिफ्ट वाइज और ईयर वाइज आप लोग को अपना कॉपी रेडी करना है। एक कॉपी अपना रेडी कर लीजिए यूजीसी नेट करके, जिसमें कि इस वीडियो में जो भी कवर हो रहा है वो आप लोग कवर करते रहिएगा, ठीक है। तो आजाद हिंद सरकार के बारे में सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आईएनए से क्वेश्चन पूछा है। पास्ट में इससे क्वेश्चन बहुत ऑलरेडी पास्ट में पूछा जा चुका है आईएनए से क्वेश्चन, जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको लिखाया था कि 1940 से लेके 47 तक एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ तक आप लोग का सारा कवर होना चाहिए हर एक चीज। तो ये वाला वहीं से वही टॉपिक से दिया गया है। अस्थायी आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में मुख्यालय के साथ की गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। S.A. अय्यर इस सरकार में मंत्री थे, ये भी सही है। A.S. चटर्जी इस सरकार में मंत्री थे, ये भी सही है। लक्ष्मी स्वामीनाथन, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है, इस मंत्रिमंडल में मंत्री थी, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारा स्टेटमेंट आईएनए के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ABCDE जो है इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 58 का। तो ये देखिए आईएनए के बारे में आप लोग के लिए थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और ये सब टॉपिक आप लोग को पढ़ ही लेना है, ये सब टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये सब टॉपिक को जो कि 1940 से लेके 47 का एरा रहता है, जो भी प्रशासनिक सुधार हो रहा होता है, और आईएनए के बारे में, ठीक है। आईएनए से रिलेटेड बहुत सारा पास्ट में क्वेश्चन पूछा है यूजीसी। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में रानी विक्टोरिया के नाम पर सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के 1837 में जारी किए गए थे। ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, नहीं किया गया था। 1837 गलत है। ए नंबर गलत अगर हम लोग करते हैं तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1840 में रानी विक्टोरिया के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है। 1862 में
मूल्यों के और तीनों धातुओं में सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की गई थी, जिसमें उपकरण बदल दिए गए थे। ये भी इसका सही है। ये सिक्के 1872 या 1874 तक लगातार तिथि 1862 के साथ ढाले जाते रहे। तो ये वाला भी सही है। 1877 में अब तक सिक्कों के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य डिजाइन को बनाए रखते हुए अवर्स पर शब्द क्वीन को शब्द इम्प्रेस में बदल दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है। मतलब बी सी डी ई इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही हार्ड नहीं है, ये सबके लिए ही हार्ड होता है। तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको याद रखना है कि बी सी डी ई इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, एक मेगालिथिक गड्ढे दफनाने की जगह जिसे एक बड़े खड़े पत्थर के स्लैब द्वारा चिन्हित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो है मेगालिथिक से क्वेश्चन पूछा है, महापाषाण काल से क्वेश्चन पूछा है। कोडाइकल, टॉपिकल, डोलोमन या मेनहिर, तो इसको क्या कहा जाता है? तो कोडाइकल नहीं होगा, टॉपिकल नहीं होगा, डोलेमन नहीं होगा। डोलेमन रिलेटेड है मेगालिथिक का, मकबरा से ही रिलेटेड है, मतलब दफनाने का विधि से ही संबंधित है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है मेनहिर, इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 60 का। तो ये थोड़ा सा की पॉइंट है आप लोग के लिए। मेनहिर एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर होता है जिसे आमतौर पर प्रागैतिहासिक काल में स्थापित किया जाता था। ये पत्थर अक्सर मेगालिथिक युग में दफनाने के जगहों या धार्मिक उद्देश्यों के लिए चिन्हित के रूप में किया जाता है। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह करके हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 to 60 तक कवर हो चुका है शिफ्ट 2 का, यूजीसी नेट अगस्त 29 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा और आप लोग के लिए ये बेनिफिशियल भी होगा। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग को लग रहा है कि इससे हेल्पफुल, आप लोग के लिए लग रहा है कि हाँ मुझको हेल्प हो रहा है इसको कवर करने के बाद, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और लग रहा है कि कोई काम का नहीं है, कोई हेल्प नहीं हो रहा है इससे, तो आप लोग डिसलाइक करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सुधार और किस तरह किया जा सकता है। या तो मैं आप लोग को सिर्फ आंसर बताता चलूं, या आप लोग को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताता चलूं जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। तो आप लोग को ये चीज बताना है, ठीक है, ताकि और इम्प्रूव वीडियो को किया जा सके। और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में क्वालिटी ठीक आ रहा होगा, पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बाकी आप लोग को तो पीडीएफ मिल ही जाएगा पूरा का पूरा, टेलीग्राम पर जा करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग डेली डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं कवर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को अपना सेहत का ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकैप पर ध्यान देना है। लास्ट रात में एक बार क्या क्या पढ़े हैं दिन भर में, एक बार वो रिकैप करना है और नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लेना है रात में ही, ताकि मन में पहले से आप लोग का फिक्स हो जाए कि कल को क्या क्या करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।